दोस्तों अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, यहाँ पर टाइप करिए योगेंद्र साहू क्लासेस। योगेंद्र साहू क्लासेस, इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। इस ऐप में आप सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत ही लो कॉस्ट में कर सकते हैं, साथ ही फ्री टेस्ट सीरीज भी दिला सकते हैं। खास करके ये ऐप सीजी स्टेट के जॉब्स के लिए बनाया गया है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 4 सॉफ्टवेयर तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। हरिराम पटेल सर की बुक का चैप्टर 4 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है इस कंप्यूटर की सीरीज़ पे। और इस वीडियो में हम चैप्टर 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कवर करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, हमने सभी पार्ट को कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग भाषाएं। चलिए, हम जानते हैं कि कंप्यूटर एक मशीन है। हम जानते हैं कि कंप्यूटर एक मशीन है तथा वह मनुष्य की सामान्य भाषा को नहीं समझ सकता। कंप्यूटर हमारा जो लैंग्वेज है उसे नहीं समझ सकता, इसलिए कंप्यूटर के प्रोग्रामों को विशेष प्रकार की भाषाओं में लिखा जाता है। कंप्यूटर की प्रोग्रामों को विशेष प्रकार की भाषाओं में लिखा जाता है। इन भाषाओं को कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है। कंप्यूटर इन भाषाओं को आसानी से समझ सकता है। इन्हीं भाषाओं को प्रोग्रामिंग भाषा कहते हैं। इन्हीं लैंग्वेजेस को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, जिन्हें कंप्यूटर ईजिली समझ सकता है। ओके, चलिए, प्रोग्रामिंग भाषाओं को दो प्रकार से विभाजित किया गया है। प्रोग्रामिंग भाषाओं को दो प्रकार से विभाजित किया गया है। पहला है निम्न स्तरीय भाषाएं, लो लेवल लैंग्वेजेस। तो अब लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होते हैं देखते हैं। कंप्यूटर की वह भाषा जो प्रारंभिक समय में प्रयोग किया जाता था। याद रखिए, कंप्यूटर की वो भाषा जो प्रारंभिक समय में प्रयोग किया जाता था तथा इन्हीं के आधारों पर आधुनिक भाषा या उच्च स्तरीय भाषा का विकास हुआ। उच्च स्तरीय भाषा का विकास किसके आधारों पे हुआ? प्रारंभिक भाषा लो लेवल लैंग्वेजेस के ही आधार पे उच्च स्तरीय भाषा का विकास किया गया। इसके दो प्रमुख उदाहरण हैं। निम्न स्तरीय भाषा लो लेवल लैंग्वेजेस के दो उदाहरण हैं। याद रखिए, लो लेवल लैंग्वेजेस क्या है? कंप्यूटर की वो भाषा जो प्रारंभिक समय में प्रयोग किया जाता था। ओके, तो देखते हैं कौन कौन से भाषाएं हैं, क्या क्या उदाहरण हैं लो लेवल लैंग्वेज के। पहला है मशीन लैंग्वेज और दूसरा है असेंबली लैंग्वेज। याद रखिए, पहला है मशीन लैंग्वेज और दूसरा है असेंबली लैंग्वेज। ये दोनों लो लेवल लैंग्वेजेस हैं। तो देखते हैं मशीन लैंग्वेज क्या है। इसे बाइनरी भाषा भी कहते हैं। याद रखिए, इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। मशीन लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है। बाइनरी लैंग्वेज क्या है? जो 0 और 1 से बनता है। याद रखिए, बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 से बनता है। यह कंप्यूटर की मातृभाषा है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, पॉइंट है। यह कंप्यूटर की मातृभाषा है, मदर लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर की मातृभाषा है, याद रखिए। अर्थात कंप्यूटर द्वारा बाइनरी संख्या किसे बोला जाता है? 0 और 1 को, क्योंकि कंप्यूटर उसे ही समझ सकता है। कंप्यूटर द्वारा बाइनरी संख्या 0 और 1 ही समझी जाती है। इस भाषा में प्रोग्रामिंग करना बहुत कठिन है। जो बाइनरी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना बहुत कठिन होता है। इसलिए मशीन भाषा को निम्न स्तरीय भाषा भी कहते हैं। याद रखिए, मशीन भाषा को निम्न स्तरीय भाषा भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सभी एग्जाम्स में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, असेंबली भाषा। असेंबली भाषा क्या है? ये भी मशीनी भाषा पर आधारित होता है। ये भी मशीनी भाषा 0-1 पे आधारित होता है, ये भी मशीनी भाषा पर आधारित होता है, परंतु इसमें बाइनरी संख्या नहीं, न्यूमेरिक कोड का उपयोग किया जाता है। बाइनरी संख्या 0-1 का उपयोग इसमें नहीं किया जाता, इसमें उपयोग किया जाता है न्यूमेरिक कोड का। याद रखिए, मशीन लैंग्वेज में बाइनरी संख्या का प्रयोग किया जाता है। असेंबली लैंग्वेज में
न्यूमोनिक कोड का। याद रखिए, न्यूमोनिक कोड का उपयोग किया जाता है असेंबली लैंग्वेज में। उदाहरण क्या है? जोड़ के लिए ऐड और घटाने के लिए सब्ट्रैक्ट। जोड़ के लिए ऐड, घटाने के लिए सब्ट्रैक्ट आदि और जितने भी हैं, याद रखिए। देखते हैं नेक्स्ट, असेंबली भाषा, निम्न स्तरीय भाषा। असेंबली भाषा अभी हमने जस्ट देखा, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज एक निम्न स्तरीय भाषा है। तो निम्न स्तरीय भाषा असेंबलर, अनुवादक। असेंबलर ऑपरेटिंग सिस्टम में हम जब पढ़ रहे थे इसके प्रीवियस वीडियो में, तो हमने असेंबलर, कंपाइलर, ये सब के बारे में हमने, इंटरप्रिटेटर, इन सब के बारे में हमने डिटेल में देखा था। तो याद रखिए, असेंबली भाषा, असेंबली भाषा जो कि निम्न स्तरीय भाषा है, असेंबलर द्वारा, अनुवादक द्वारा मशीनी भाषा में कन्वर्ट किया जाता है। असेंबली भाषा जो कि निम्न स्तरीय भाषा है, असेंबलर द्वारा मशीनी भाषा में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा को समझ सकता है, बाकी किसी भाषा को नहीं। याद रखिए, असेंबली भाषा में लिखा गया प्रोग्राम सोर्स प्रोग्राम कहलाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, असेंबली भाषा में लिखा गया प्रोग्राम सोर्स प्रोग्राम कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, असेंबली भाषा को असेंबलर की सहायता से मशीन भाषा में परिवर्तित किया जाता है, जो यहाँ पे बताया गया है। असेंबली भाषा को असेंबलर द्वारा मशीनी भाषा में कन्वर्ट किया जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, उच्च स्तरीय भाषा। हमने लो लेवल लैंग्वेज, निम्न स्तरीय भाषा देख लिया, उसके अंतर्गत मशीनी भाषा को और असेंबली भाषा को अच्छे से डिटेल में देख लिया। अब हम देखते हैं उच्च स्तरीय भाषा। उच्च स्तरीय भाषा क्या है, देखते हैं इसे। निम्न स्तरीय भाषाओं में प्रोग्रामिंग करना कठिन था। जो लो लेवल लैंग्वेजेस थे उसमें प्रोग्रामिंग करना बहुत कठिन था, जिस वजह से उच्च स्तरीय भाषा का जन्म हुआ, जिसमें हम प्रोग्रामिंग करने के पश्चात ट्रांसलेटर के जरिए मशीनी भाषा में ट्रांसलेशन करते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, उच्च स्तरीय भाषा क्या है। निम्न स्तरीय भाषाओं में प्रोग्रामिंग करना कठिन था, जिस वजह से उच्च स्तरीय भाषाओं का जन्म हुआ। इसमें हम प्रोग्रामिंग करने के पश्चात ट्रांसलेटर के जरिए मशीनी भाषा में ट्रांसलेशन करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ मशीनी भाषा को ही समझ सकता है। कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ मशीनी भाषा, बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 को ही समझ सकता है। याद रखिए, इसलिए उच्च स्तरीय लैंग्वेज को पहले ट्रांसलेटर के जरिए उसे मशीनी भाषा में कन्वर्ट किया जाता है। इतना समझ आई गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, कुछ उच्च स्तरीय भाषा के उदाहरण हैं। हमने निम्न स्तरीय भाषा देखा, असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। अब हम देखते हैं उच्च स्तरीय भाषा कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है फॉर्ट्रैन। फॉर्ट्रैन का फुल फॉर्म क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्ट्रैन का फुल फॉर्म क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये कब आया? सन 1957 में। इसके आविष्कारक कौन है? जॉन बैकस। याद रखिए, फॉर्ट्रैन फॉर्मूला ट्रांसलेशन 1957 में सर जॉन बैकस द्वारा निर्मित किया गया, आविष्कार किया गया। इसका उपयोग क्यों किया गया? इसका उपयोग किया गया गणितीय सूत्रों का हल हेतु। गणितीय सूत्र हैं, मैथमेटिकल्स फार्मूला है, उसके हल करने के लिए, उसके सॉल्यूशन के लिए फार्मूला ट्रांसलेशन का उपयोग किया गया। इसे हम इजीली याद रख सकते हैं। फॉर्ट्रैन मतलब फार्मूला ट्रांसलेशन। तो फार्मूलाज किस में होते हैं? मैथमेटिक्स में जितने भी फार्मूलाज होते हैं जनरली मैथमेटिक्स में ज़्यादा होते हैं। a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a³ - b³, a³ + b³। तो ये सभी तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि फार्मूला ट्रांसलेशन का उपयोग क्यों किया जाता है? गणितीय सूत्रों के हल हेतु। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एल्गोल। एल्गोल का आविष्कार कब किया गया? सन 1958 में। एल्गोल का फुल फॉर्म क्या है? एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। एल्गोल का फुल फॉर्म है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। इसका उपयोग क्यों किया गया? तो इसका उपयोग यहाँ पे नहीं बताया गया है। देखते हैं नेक्स्ट, कॉबॉल। कॉबॉल क्या है? कॉबॉल का आविष्कार कब किया गया? 1960 में। 1960 में कॉबॉल का आविष्कार किया गया। इसका फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉबॉल का फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसका प्रयोग क्यों किया गया? इसका प्रयोग
व्यावसायिक कार्य हेतु, याद रखिए, व्यावसायिक कार्य हेतु, वाणिज्यिक कार्य हेतु, कमर्शियल पर्पस के लिए कॉबॉल का उपयोग किया गया। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, बिजनेस में उपयोग किया जाता है कॉबॉल का व्यावसायिक भाषा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेसिक। इन सभी को आपको याद करना है। फॉर्ट्रैन का फुल फॉर्म, किस लिए इसका उपयोग किया जाता है, इस लैंग्वेज का उपयोग किस लिए किया जाता है, इसे याद करना मस्ट है, कंपलसरी है। नेक्स्ट देखते हैं बेसिक। बेसिक का आविष्कार कब किया गया? इसका आविष्कार किया गया सन 1965 में। बेसिक भाषा का आविष्कार किया गया सन 1965 में जॉन कैमेली एवं थॉमस कुट्स द्वारा बेसिक भाषा का आविष्कार सन 1965 में किया गया। इन सभी के फुल फॉर्म्स भी पूछे जाते हैं, तो इन सभी के फुल फॉर्म्स आपको याद करने ही हैं। तो बेसिक लैंग्वेज का फुल फॉर्म क्या है? बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। याद रखिए, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। इसका क्यों किया गया प्रयोग? इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो देखिए, व्यावसायिक कार्य हेतु बेसिक भाषा का उपयोग किया जाता है। साथ ही से प्रशिक्षु हेतु मील का पत्थर किस भाषा को कहा जाता है? क्वेश्चन ऐसे भी अराइज होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बेसिक, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। याद रखिए। नेक्स्ट लैंग्वेज है पास्कल लैंग्वेज का आविष्कार किया गया सन 1968 में प्रो निकलॉस द्वारा। पास्कल लैंग्वेज का आविष्कार किया गया सन 1968 में निकलॉस द्वारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट लैंग्वेज, सी लैंग्वेज का आविष्कार किया गया 1972 में। इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? बेल लेबोरेटरीज द्वारा सी लैंग्वेज का आविष्कार किया गया सन 1972 में। याद रखिए। देखते हैं नेक्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज का आविष्कार किया गया सन 1989 में। सी प्लस प्लस लैंग्वेज का आविष्कार किया गया सन 1989 में। सी लैंग्वेज का विस्तारित रूप है। यह ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस लैंग्वेज एक ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड लैंग्वेज है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CSPGCL में 2019 के पेपर में पूछा गया है। याद रखिए, सी प्लस प्लस लैंग्वेज ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड लैंग्वेज है। नेक्स्ट लैंग्वेज है जावा का आविष्कार कब किया गया? इसका आविष्कार किया गया सन 1995 में। जावा लैंग्वेज जो कि हाई लेवल लैंग्वेज है, इसका आविष्कार किया गया सन 1995 में। इसके बारे में देख लेते हैं। इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन में यूज़ होने वाला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा लैंग्वेज इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन में यूज़ होने वाला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? सन माइक्रोसिस्टम। जावा लैंग्वेज का आविष्कार किया गया सन माइक्रोसिस्टम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है कि जावा लैंग्वेज का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया सन माइक्रोसिस्टम द्वारा सन 1995 में जावा लैंग्वेज का आविष्कार। नेक्स्ट देखते हैं HTML लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म है। इसका आविष्कार किया गया सन 1980 में। किसके द्वारा? तो इसका आविष्कार किया गया टिम बर्नर्स-ली के द्वारा सन 1980 में हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का आविष्कार किया गया। इसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब के डिज़ाइन करने के लिए, वर्ल्ड वाइड वेब के www के डिज़ाइन करने के लिए उपयोग होने वाला ओरिएंटेड लैंग्वेज है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वाइड वेब www के डिज़ाइन करने के लिए उपयोग होने वाला ओरिएंटेड लैंग्वेज है HTML। नेक्स्ट है ओरेकल। याद रखिए, ओरेकल क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। ये पूछा जाता है, ओरेकल, लोगो, पास्कल, बेसिक, ये सभी किसके उदाहरण हैं? ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लोगो का आविष्कार किया गया बेल लेबोरेटरीज द्वारा सन 1979 में। लोगो लैंग्वेज का आविष्कार किया गया सन 1979 में बेल लेबोरेटरीज द्वारा। इसका आविष्कार
बच्चों की शिक्षा के लिए किया गया। याद रखिए, बच्चों की शिक्षा के लिए आविष्कार किया गया लोगो लैंग्वेज का सन 1979 में बेल लेबोरेटरीज द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट। मेरे द्वारा बनाए गए कुछ वीडियोस में टेक्निकल फॉल्ट के कारण कहीं कहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था कि स्क्रीन और वॉइस में जो टाइमिंग था वो मिसमैच कर रहा था। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी और मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में सब गलती ना हो मेरे से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भाषा अनुवादक। कभी कभी टेक्निकल फॉल्ट के कारण ये सब इश्यूज़ हो जाते हैं, तो उसे आप थोड़ा अवॉइड कीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, भाषा अनुवादक। भाषा अनुवादक क्या है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इसे देखते हैं क्या है। यह एक ऐसा प्रोग्राम होता है, भाषा अनुवादक एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्रामों को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करता है। याद रखिए, हाई लेवल लैंग्वेज को किस में ट्रांसलेट करता है? मशीन लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कौन कौन से लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं। फर्स्ट है असेंबलर, सेकंड है कंपाइलर, थर्ड है इंटरप्रिटेटर। याद रखिए, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रिटेटर लैंग्वेज ट्रांसलेटर के प्रकार हैं। इसके द्वारा हाई लेवल लैंग्वेज को याद रखिए, इसके द्वारा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज मतलब लो लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है। मशीनी लैंग्वेज क्या है? लो लेवल लैंग्वेज है, और कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा को ही समझ सकता है, बाकी किसी भाषा को नहीं। कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा को ही समझ सकता है, याद रखिए। तो अब देख लेते हैं असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रिटेटर के बारे में डिटेल में। असेंबलर, यह असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। याद करना आसान है, असेंबलर तो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कंपाइलर, यह उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। याद रखिए, यह उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है तथा यह पूरी पेज को एक साथ बदलता है। एक पूरा पेज होता है, उसे एक साथ कंपाइलर पूरे पेज को एक साथ मशीनी भाषा में बदल देता है। और थर्ड क्या है? इंटरप्रिटेटर, यह भी उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। याद रखिए, कंपाइलर और इंटरप्रिटेटर दोनों के दोनों उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है, परंतु यह पूरी लाइन के शब्दों को अलग अलग अनुवाद करता है। पूरी लाइन के शब्दों को, जो पूरा एक लाइन यहाँ पे इसमें लिखा गया है, तो पूरी लाइन के जो शब्द हैं, एक शब्द है यहाँ पर से अगर जो भी लिखा गया है, तो अलग अलग अनुवाद करता है, ट्रांसलेट करता है। और कंपाइलर एक पेज है तो पूरे पेज को एक साथ पेज नंबर 1 पेज नंबर 2 लाइन से है तो पूरा पेज वाइज एक साथ ट्रांसलेट कर देता है। इसमें पूरे पेज वाइज एक साथ ट्रांसलेट कर देता है, और इसमें क्या करता है? टुकड़ों में विभाजित करके इसका अलग ट्रांसलेट करेगा, फिर इसे ट्रांसलेट करेगा, फिर इसे ट्रांसलेट करेगा, फिर इसे ट्रांसलेट करेगा, फिर इसे ट्रांसलेट करेगा। तो याद रखिए, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रिटेटर तीनों क्या करते हैं? इन सभी को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम्स में पूछे जाते ही हैं। चलिए एक बार मैं फिर से बता देती हूँ असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रिटेटर के बारे में। याद रखिए, असेंबलर क्या करता है? ईजी है। असेंबलर असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। सबको मशीनी भाषा में ही बदलेगा, क्योंकि कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा को ही समझ सकता है। तो याद रखिए, असेंबलर असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। कंपाइलर यह उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है, परंतु पूरे एक पेज को एक साथ ट्रांसलेट करता है। और इंटरप्रिटेटर क्या होता है? यह भी उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में बदलता है, लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है, परंतु यह पूरी लाइन के शब्दों को, लाइन एक्यूरेसी को अलग अलग अनुवाद करता है। अलग अलग एक वर्ड को, अलग अलग लाइन को अलग से अनुवाद करता है। याद रखिए शब्द को। चलते हैं नेक्स्ट। देखते हैं कंपाइलर और इंटरप्रिटेटर में अंतर देखते हैं।
अभी हमने जस्ट वहाँ पे देखा असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रिटेटर। कंपाइलर और इंटरप्रिटेटर दोनों के दोनों हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। कंपाइलर और असेंबलर दोनों के दोनों हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, बट कुछ तो डिफरेंस है ना इन दोनों में, इसीलिए तो कंपाइलर और असेंबलर दो अलग अलग चीज़ है। अगर डिफरेंस ही नहीं होता तो एक ही चीज़ रहता ना, तो अंतर क्या क्या है देख लेते हैं। तो कंपाइलर क्या करता है और इंटरप्रिटेटर की कार्य क्या है देखते हैं। कंपाइलर यह क्या करता है, यह संपूर्ण प्रोग्राम को, यह पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ पेज वाइज परिवर्तित करता है। मैंने आपको अभी जस्ट बताया, पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ पेज वाइज, पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ पेज वाइज कन्वर्ट करता है। और इंटरप्रिटेटर क्या करता है, यह प्रोग्राम को एक एक लाइन टू लाइन अनुवाद करता है। एक लाइन को अनुवाद करेगा, फिर इस लाइन को अनुवाद करेगा, फिर इस लाइन को अनुवाद करेगा, फिर इस लाइन को अनुवाद करेगा। ये पूरा पेज है, हम यहाँ पे लिखे हैं, ये 4 साइज़ का पेपर है मान लो, तो ये एक लाइन को पहले अनुवाद करेगा, फिर इसको करेगा, फिर थर्ड को करेगा, फिर फोर्थ को करेगा, फिर 5th लाइन को, फिर 6th लाइन को। परंतु जो कंपाइलर है एक साथ पूरा पेज है, 10 लाइन 15 लाइन जितने भी लाइन है, एक साथ पूरे के पूरे पेज को कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो याद रखिए इस पे अंतर। सेकंड देते हैं, यह क्रियान्वयन में कम समय लगता है। अब एक साथ कर दे रहा है, एक साथ किसी भी चीज़ को कर रहा है, तो इसमें क्या टाइम कंज्यूमिंग नहीं है बिल्कुल भी। यह एक बार में ही कन्वर्ट कर देगा हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में, एक बार में ही कन्वर्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि ये पेज वाइज एक साथ कार्य कर रहा है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। परंतु इंटरप्रिटेटर में यह लाइन टू लाइन एक एक चीज़ को अनुवाद करते हुए चल रहा है। इंटरप्रिटेटर लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ को अनुवाद करते हुए चल रहा है, जिसके कारण क्या टाइम कंज्यूमिंग है, अधिक समय लगेगा। थर्ड देखते हैं, यह संपूर्ण प्रोग्राम को अनुवादित कर एक साथ सभी अशुद्धियों पर आगे बढ़ता है। यह संपूर्ण प्रोग्राम को अनुवादित कर एक साथ सभी अशुद्धियों पर आगे बढ़ता है, याद रखिए। और इसमें देखते हैं इंटरप्रेटर में, यह लाइन में गलती को या अशुद्धि को दूर करने को बताता है। जैसे इसमें एक साथ हो गया, एक साथ हम लोग कर लिए कन्वर्ट, फिर उसके बाद यह अशुद्धि को पर आगे बढ़ता है। अशुद्धि अगर है बीच में, यहाँ पर अगर मिस्टेक्स है तो ये इसको छोड़ देता है और आगे बढ़ जाता है। यहाँ पे मिस्टेक है, देखते हैं फिर से। अगर ये लाइन बाई लाइन ये पूरा सबको एक साथ कन्वर्ट कर दिया है, परंतु अगर मान लेते हैं सेकंड लाइन में मिस्टेक है तो ये छोड़ देगा और आगे बढ़ जाएगा। अगर थर्ड लाइन में मिस्टेक है तो भी छोड़ देगा, आगे बढ़ जाएगा, एक साथ मतलब बढ़ जाता है। और ये क्या करता है इंटरप्रिटेटर, अगर यहाँ पे अशुद्धि पाई गई, यहाँ पे मिस्टेक हुआ, तो यहाँ पे बताता है कि इस लाइन को करेक्ट करें करके, उसके बाद ही नेक्स्ट लाइन में जाता है। फिर अगर यहाँ पे कुछ अशुद्धि हो गया तो फिर यहाँ पे भी करेक्ट करने को बताएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ता है। समझ में आ गया होगा इतना? ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। अशुद्धियों को हटाने में धीमा है। अशुद्धि, जितने भी मिस्टेक्स होते हैं, अशुद्धियों को हटाने में धीमा कौन है? कंपाइलर। और इंटरप्रिटेटर क्या करता है? यह अशुद्धियों को दूर करने में तीव्र होता है। यह अशुद्धियों को दूर करने में तीव्र होता है, तेज़ी से कार्य करता है। याद रखिए इंटरप्रिटेटर। इतना समझ आ ही गया होगा कंपाइलर और इंटरप्रिटेटर का कि अंतर क्या है इन दोनों में। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट नोट। हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी किसे बोलते हैं ये देख लेते हैं। हार्ड कॉपी क्या चीज़ है ये देखते हैं। हार्ड कॉपी वह आउटपुट जिसे देखा और छुआ जा सकता है। वह आउटपुट जिसे देखा और छुआ जा सकता है, यह परमानेंट होता है। हार्ड कॉपी उसे कहते हैं। वह आउटपुट जिसे देखा छुआ जा सकता है, यह परमानेंट होता है, उसे हार्ड कॉपी कहते हैं। जैसे प्रिंट हुआ डॉक्यूमेंट, फॉर्म, कॉपी। अगर हम किसी चीज़ को प्रिंट कराते हैं, पूरी की पूरी बुक को फ़ोटोकॉपी कराते हैं, तो वो क्या है? फ़ोटोकॉपी कराते हैं। पूरी की पूरी बुक को फ़ोटोकॉपी करा रहे हैं। हरिराम पटेल सर का बुक है, जो कंप्यूटर का बुक है। अगर मैं इसे फ़ोटोकॉपी कराती हूँ पूरा का पूरा शॉप में जाके, तो ये क्या हो जाएगा? मेरे पास क्या आएगा? हार्ड कॉपी। मेरे पास क्या आएगा? हार्ड कॉपी आएगा। और वही देखते हैं सॉफ्ट कॉपी क्या कहलाता है। हार्ड कॉपी पढ़ ली, नेक्स्ट देते हैं सॉफ्ट कॉपी। वह आउटपुट जिसे केवल देखा जा सकता है। वह आउटपुट जिसे केवल देखा जा सकता है, उसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं।
याद रखिए यह परमानेंट नहीं होता, इसमें सुधार संभव है। जैसे पीडीएफ के फॉर्मेट में, अगर यही बुक हरीराम पटेल सर की बुक मैं अगर पीडीएफ के फॉर्मेट में देखती हूँ, तो पीडीएफ के फॉर्मेट में जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, तो क्या पीडीएफ के फॉर्मेट में है, मैं इसे केवल देख सकती हूँ, क्या मैं इसे क्या टच कर सकती हूँ क्या? नहीं। तो जो केवल पीडीएफ के फॉर्मेट पे रहता है वो क्या है? जिसे केवल देखना संभव हो, जो केवल देखा जा सकता है। यह परमानेंट तो नहीं है, यह परमानेंट है क्या? बिल्कुल भी नहीं। और इसमें सुधार संभव किया जा सकता है, ठीक है, एडिट करके। ओके, तो यह सॉफ्ट कॉपी है। याद रखिए हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में जैसे मॉनिटर पर दिखता हुआ डॉक्यूमेंट, फॉर्म आदि, हम एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं, हम सीजीपीएससी का ही एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं, व्यापम का एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं, तो जब फॉर्म भरते रहते हैं तो कहीं पे मिस्टेक हो जाता है तो उसमें सुधार कर सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी में सुधार किया जा सकता है। परंतु अगर हमको प्रिंट आउट पूरा मिल जाता है तो फिर उसमें सुधार करना पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे जब डॉक्यूमेंट में फॉर्मेट में रहता है, भरते रहते हैं, फॉर्म भरते रहते हैं किसी भी एग्ज़ाम्स के, तो उसमें हम सुधार कर सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी में सुधार किया जा सकता है। परंतु अगर फॉर्म डाल लिए, प्रिंट होके हमारे पास प्रिंट आउट आ गया, तो वो हार्ड कॉपी है प्रिंट आउट, तो उसमें करेक्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आई गया होगा हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी का मतलब। नेक्स्ट देखते हैं लिंकर। लिंकर क्या चीज़ है? वह वास्तविक भाषा में लिखे प्रोग्राम को अनुवाद करने के पश्चात, लिंकर वास्तविक भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को अनुवाद करने के पश्चात उसे ऑब्जेक्ट फाइल के साथ एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देता है। याद रखिए लिंकर वह वास्तविक भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को अनुवाद करने के पश्चात उसे ऑब्जेक्ट फाइल के साथ एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लूपिंग। लूपिंग क्या है? यह एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है। लूपिंग एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो प्रोग्राम को विशेष स्थितियों में बार बार दोहराता है। लूपिंग यह एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो प्रोग्राम की विशेष स्थितियों को बार बार दोहराता है, रिपीट करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लोडर। लोडर क्या चीज़ है? लोडर एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लोड करने का कार्य करता है। समझ में आया? लिंकर, लूपिंग, लोडर ये सभी नए टर्म हैं कंप्यूटर के, तो इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि ऐसे नए टर्म से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंटरफेस। इंटरफेस क्या है? यह कंप्यूटर सिस्टम और यूज़र के मध्य संबंध को कहते हैं। कंप्यूटर और यूज़र, कंप्यूटर सिस्टम और जो यूज़ कर रहा है यूज़र के मध्य संबंध को, रिलेशन को बताता है इंटरफेस। ठीक है, नेक्स्ट है VBA प्रोग्रामिंग। अब ये क्या है VBA प्रोग्रामिंग? तो यह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अनुप्रयोग में किया जाता है। याद रखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अनुप्रयोग में किया जाता है VBA प्रोग्रामिंग। CSPGCL 2019 का क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। VBA प्रोग्रामिंग क्या है? यह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अनुप्रयोग में किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का चैप्टर ख़त्म हुआ। हमने पूरे डिटेल में देख लिया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, पूरा डिटेल वीडियो हम लोगों ने बहुत अच्छे से यहाँ पे देख लिया है। अब आगे हम इसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। अगर आपने वीडियो पूरा अच्छे से देखा है, अच्छे से समझा है, तो आपसे क्वेश्चंस बहुत आसानी से बन जाएंगे। और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं यहाँ बताऊँगी आपको, वो सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर CG व्यापम के जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं CG व्यापम द्वारा, उन सभी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं, आप बताइए कमेंट सेक्शन पे कि आपसे कितने क्वेश्चन सही बने हैं। देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है किस भाषा को समझने के लिए कंप्यूटर को अनुवादक की आवश्यकता नहीं होती। हमने डिफरेंट लैंग्वेज देखे हैं यहाँ पे, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, उसके अंतर्गत भी बहुत सारे लैंग्वेजेस देखे हैं। तो ये पूछ रहा है कि किस भाषा को समझने के लिए कंप्यूटर को अनुवादक की आवश्यकता नहीं होती। जो 3 प्रकार के अनुवादक थे, कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रिटेटर, तो किस भाषा को कंप्यूटर को समझने के लिए अनुवादक की आवश्यकता नहीं होती? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए हाई लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन बी
चौथी पीढ़ी के लैंग्वेज, ऑप्शन सी मशीन लैंग्वेज और ऑप्शन डी है असेंबली लैंग्वेज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जो कि लो लेवल लैंग्वेज है और कंप्यूटर केवल और केवल मशीन लैंग्वेज पर ही कार्य करता है। तो याद रखिए मशीन लैंग्वेज को समझने के लिए कंप्यूटर को अनुवादक की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है होम कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए किस उपकरण की आवश्यकता होती है। एक बार फिर से देखते हैं। होम कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए किस उपकरण की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है मॉडेम, ऑप्शन बी गेटवे, ऑप्शन सी मॉनिटर, ऑप्शन डी पेरिफेरल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मॉडेम। मॉडेम इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए उपकरण की आवश्यकता होती है। याद रखिए मॉडेम कंप्यूटर होम कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए मॉडेम की आवश्यकता होती है। थर्ड क्वेश्चन है एक कंप्यूटर प्रोग्राम 0 और 1 की लंबी श्रेणी में बनाया गया है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि 0 और 1 की लंबी श्रेणी में बनाया गया है, इस प्रोग्राम को क्या कहते हैं। ऑप्शन है ऑप्शन ए मशीन लेवल प्रोग्राम, ऑप्शन बी चतुर्थ पीढ़ी के प्रोग्राम, फोर्थ जनरेशन प्रोग्राम, ऑप्शन सी हाई लेवल लैंग्वेज और ऑप्शन डी असेंबली लेवल लैंग्वेज। तो इसका आंसर हो जाएगा मशीन लेवल लैंग्वेज। ऑप्शन ए मशीन लेवल लैंग्वेज एक कंप्यूटर प्रोग्राम को 0 और 1 की लंबी श्रेणी में बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यह निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का अनुवादक है। निम्नलिखित में से कौन सा लो लेवल लैंग्वेज का अनुवादक है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए कंपाइलर, ऑप्शन बी इंटरप्रिटेटर, ऑप्शन सी असेंबलर और ऑप्शन डी लोडर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असेंबलर। याद रखिए असेंबलर असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन प्रोग्रामों का समूह है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामों का समूह है। ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स क्या है। ऑप्शन है ऑप्शन ए एसेसरीज, ऑप्शन बी पेंट, ऑप्शन सी वर्ड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एसेसरीज। ऑप्शन ए एसेसरीज प्रोग्रामों का समूह कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू सीधा किस भाषा को समझ सकता है। सीपीयू सीधा किस भाषा को समझ सकता है। ऑप्शन है ऑप्शन ए सी लैंग्वेज, ऑप्शन बी मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन सी असेंबली लैंग्वेज और ऑप्शन डी हाई लेवल लैंग्वेज। तो याद रखिए सीपीयू सीधे मशीन लैंग्वेज को, लो लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज को समझ सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से कौन सा उपकरण एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग सिग्नल परिवर्तन के लिए कैपेबल है। हमको ये बताना है कि इनमें से कौन सा उपकरण है जो डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल परिवर्तन करने में कैपेबल है, सक्षम है। ऑप्शन है ऑप्शन ए कंप्यूटर ग्राफिक्स, ऑप्शन बी सीपीयू, ऑप्शन सी रिकॉर्डर और ऑप्शन डी ट्रांसड्यूसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ट्रांसड्यूसर। याद रखिए ट्रांसड्यूसर उपकरण ऐसा उपकरण है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन सा मैलिशियम प्रोग्राम स्वचालन से रेप्लिकेट नहीं करता। एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मैलिशियम प्रोग्राम स्वचालन से रेप्लिकेट नहीं करता है। ऑप्शन है ऑप्शन ए ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी वर्म, ऑप्शन डी ज़ॉम्बे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रोजन हॉर्स। याद रखिए ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा मैलिशियस प्रोग्राम है जो ऑटोमेटिक रेप्लिकेट नहीं करता है। याद रखिए ऑटोमेटिक रेप्लिकेट कौन नहीं करता है, ट्रोजन हॉर्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। एक ही समय में किसी संपूर्ण प्रोग्राम को मशीन भाषा में
बदल देने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? एक बार फिर से देखते हैं। एक ही समय में किसी कंप्यूटर प्रोग्राम संपूर्ण प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदल देने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंपाइलर। कंपाइलर कहा जाता है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निर्देशों का समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश देता है। निर्देशों का समूह, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो एक कंप्यूटर को निर्देश देता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए स्टोरेज, ऑप्शन बी मेमोरी, ऑप्शन सी लॉजिक और ऑप्शन डी है प्रोग्राम। तो याद रखिए यह प्रोग्राम कहलाता है। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर नोन एज प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन से गणित पर आधारित है? कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन से गणित पर आधारित है? ऑप्शन है ऑप्शन ए रेखा गणित, ऑप्शन बी बीज गणित, ऑप्शन सी अंक गणित और ऑप्शन डी बुलियन बीज गणित। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बुलियन बीज गणित। कंप्यूटर बुलियन बीज गणित पर आधारित है। याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर बुलियन बीज गणित पर आधारित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है एक एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम क्या है ये पूछ रहा है, तो देखते हैं एल्गोरिथम क्या है। ऑप्शन ए है कंप्यूटर लैंग्वेज, ऑप्शन बी वर्ड प्रोसेसर, ऑप्शन सी स्प्रेडशीट और ऑप्शन डी है एक समस्या को हल करने की चरणबद्ध प्रक्रिया। कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मतलब अगर कोई प्रॉब्लम है तो पहले इसे सॉल्व होगा, फिर स्टेप 2 इसमें जाएंगे, फिर स्टेप 3 इसमें जाएंगे। तो ये चरणबद्ध प्रक्रिया है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 किसी समस्या को हल करने के लिए उसे ही क्या कहा जाता है? एल्गोरिथम कहा जाता है, याद रखिए। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। संकलन क्या है? संकलक किसे कहते हैं? ऑप्शन है ऑप्शन ए कंप्यूटर हार्डवेयर का एक संयोजन, कंप्यूटर हार्डवेयर का एक संयोजन। ऑप्शन बी किसी एक उच्च स्तरीय भाषा को अन्य में अनुवाद करने का एक प्रोग्राम, किसी एक उच्च स्तरीय भाषा को अनुवाद करने की एक प्रोग्राम। ऑप्शन सी है किसी एक उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में रूपांतरण करने का एक प्रोग्राम और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संकलक किसी एक उच्च स्तरीय भाषा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में रूपांतरित करने का एक प्रोग्राम है। याद रखिए संकलक किसी एक उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में रूपांतरित करने का एक प्रोग्राम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है प्रोग्रामिंग सिस्टम। प्रोग्रामिंग सिस्टम क्या है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है ऑप्शन ए इसको एकल प्रोग्रामिंग सिस्टम की अपेक्षा सरलतापूर्वक विकसित किया जा सकता है। ऑप्शन बी प्रत्येक काम को अधिक तेज़ी से निष्पादन करता है। ऑप्शन सी समान समयकाल और ऑप्शन डी इसमें केवल एक बड़ा मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्येक काम को अधिक तेज़ी से निष्पादित करता है। याद रखिए प्रोग्रामिंग सिस्टम क्या है? प्रत्येक काम को अधिक तेज़ी से निष्पादन करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं है? ऑप्शन है ऑप्शन ए MS वर्ड, ऑप्शन बी ऑरेकल, ऑप्शन सी कंपाइलर और ऑप्शन डी है एडोब फोटोशॉप। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंपाइलर। कंपाइलर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। याद रखिए कंपाइलर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी MS वर्ड, ऑरेकल, एडोब फोटोशॉप ये सभी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। याद रखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कंप्यूटर को स्विच ऑन करने पर, अगर कोई कंप्यूटर है उसको जब हम सबसे पहले स्विच ऑन करते हैं तो सर्वप्रथम कौन सी मेमोरी क्रियाशील होती है? सर्वप्रथम कौन सी मेमोरी एक्टिवेट होती है? तो ऑप्शन है ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी बायस,
और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बायस, बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर। ठीक है, बायस मेमोरी सबसे पहले क्रियाशील होती है अगर किसी कंप्यूटर सिस्टम को स्विच ऑन करते हैं तो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है? निम्नलिखित में से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए असेंबलर, ऑप्शन बी कंपाइलर, ऑप्शन सी A+B दोनों, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंपाइलर। याद रखिए, कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, कंप्यूटर वास्तव में क्या समझता है? कंप्यूटर वास्तव में कौन सी भाषा समझता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए मशीनी भाषा, ऑप्शन बी उच्च स्तरीय भाषा, ऑप्शन सी अंग्रेजी भाषा इंग्लिश लैंग्वेज, ऑप्शन डी असेंबली भाषा असेंबली लैंग्वेज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मशीनी भाषा। कंप्यूटर वास्तव में केवल और केवल मशीनी भाषा, लो लेवल लैंग्वेज है जो कि मशीनी भाषा को समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए बेसिक, ऑप्शन बी सी लैंग्वेज, ऑप्शन सी फास्ट, और ऑप्शन डी है फॉर्ट्रन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमने जितने भी कंप्यूटर के लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, उन सभी को कवर किया है, डिटेल में देखा है। तो हमने पढ़ा है कि बेसिक, बिगनर्स, ऑल पर्पस, सिंबलिक इंस्ट्रक्शंस कोड एक हाई लेवल लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज है, फॉर्ट्रन फार्मूला ट्रांसलेशन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, बट फास्ट कोई भी कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फास्ट कोई भी कंप्यूटर की भाषा नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की भाषा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की भाषा नहीं है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए जावा, ऑप्शन बी C++, ऑप्शन सी रोम, और ऑप्शन डी पास्कल। तो याद रखिए, ऑप्शन सी रोम मेमोरी है, मेमोरी का प्रकार है। रोम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ये कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक भाषा है? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बेसिक, ऑप्शन बी कोबल, ऑप्शन सी फॉर्ट्रन, ऑप्शन डी पास्कल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फॉर्ट्रन। फार्मूला ट्रांसलेशन एक वैज्ञानिक भाषा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, असेंबलर का कार्य, असेंबलर क्या कार्य करता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए बेसिक भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, ऑप्शन बी उच्च स्तरीय भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, ऑप्शन सी असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, यंत्र मतलब मशीनी भाषा, यांत्रिक भाषा मतलब मशीनी भाषा, और ऑप्शन डी असेंबली भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में परिवर्तित करना। तो याद रखिए, असेंबलर का कार्य है असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करना। याद रखिए, असेंबलर का कार्य है असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो देखते हैं, फर्स्ट है जावा, सेकंड है कोबल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, थर्ड है विंडोज़ 210, और फोर्थ है C++। तो याद रखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विंडोज़। विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना कि कंप्यूटर लैंग्वेज। याद रखिए, विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं। बाकी जावा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कोबल
और C++ एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है व निष्पादित करता है क्या कहलाती है? वह भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है और निष्पादित करता है कौन सी भाषा है वह? ऑप्शन ए अमेरिकी भाषा, ऑप्शन बी मशीनी भाषा, ऑप्शन सी गुप्त प्रक्षल भाषा, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मशीनी भाषा। याद रखिए, मशीनी भाषा को कंप्यूटर समझता है और निष्पादित करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है, इनमें से कौन कंप्यूटर भाषा नहीं है? इनमें से कौन कंप्यूटर भाषा नहीं है? ऑप्शन है ऑप्शन ए बेसिक, ऑप्शन सी बी फॉर्ट्रन, ऑप्शन सी कोबल और ऑप्शन डी IBM। तो याद रखिए IBM, ऑप्शन डी IBM। IBM एक कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन एक कंप्यूटर निर्माण की कंपनी है, जबकि बाकी सभी कंप्यूटर भाषा है। याद रखिए IBM एक कंप्यूटर निर्माण की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो CG व्यापम DCAG 2018 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा एंड्रॉयड एप्लीकेशन में आमतौर पर उपयोग होती है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर आमतौर पर उपयोग में होती है? ऑप्शन है ऑप्शन ए C लैंग्वेज, ऑप्शन C++ लैंग्वेज, ऑप्शन सी जावा और ऑप्शन डी है PHP। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी PHP। PHP लैंग्वेज एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे आमतौर पर उपयोग में होती है, याद रखिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। VBA प्रोग्रामिंग निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग में किया जाता है? VBA प्रोग्रामिंग निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग में किया जाता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ऑप्शन बी नोटपैड, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। VBA प्रोग्रामिंग का प्रयोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किया जाता है। याद रखिए VBA प्रोग्रामिंग का प्रयोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या कंप्यूटर द्वारा समझी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कंप्यूटर द्वारा समझी जाती है? ऑप्शन है ऑप्शन ए पूर्ण संख्या, ऑप्शन बी बाइनरी संख्या, ऑप्शन सी पूर्णांक संख्या इंटीजर, ऑप्शन डी भिन्न संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाइनरी डिजिट। कंप्यूटर केवल और केवल बाइनरी डिजिट 0-1 के आधार पर कार्य करती है। चलिए आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही इस चैनल के माध्यम से आपको CG व्यापम, CGPSC प्री, CGPSC मेंस के सभी वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो एक बार चैनल पे विज़िट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।